हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी को बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियंका, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका, और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हमारे हिंदी साहित्य से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो जल्दी से आप सभी लाइव आ जाइए, साथ ही साथ इस लाइव सेशन के लिंक को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको हिंदी से कौन सा टॉपिक पढ़ना है। सभी लोग आ जाइए जल्दी जल्दी से, शीघ्रता के साथ। गुड आफ्टरनून टू ऑल। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी अभ्यर्थी? कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी, बताइए। संगीता जी, अवधेश जी, परवीन जी, सत्य प्रकाश, प्रियांशु, मनीषा, दिशु, हुमा, निशा, रागिनी, जल्दी से आ जाइए सब लोग। ठीक है, याद रखिए कि हमारी ये मैराथन क्लास भी होने वाली है सैटरडे को 12 से 3, तो सभी का उसमें बहुत बहुत स्वागत है। अब देखो, मैराथन में आना तो सबको है, लेकिन जो 3 घंटे क्लास होगी पूरे 3 घंटे रुकना। हर बार आप लोग 2.5 घंटे के बाद कह देते तो मैम थक गए हैं। अब पेपर है तो हमें एक्स्ट्रा तो पढ़ना होगा, तो मैं ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि मुझे पता है आपको रिवीजन करना है, थोड़ी सी सेल्फ स्टडी करनी है, लेकिन 3 घंटे तो आप लोग को रहना होगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत कर देते हैं हमारी क्लास। तो अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। आप देख सकते हो ऐप में बहुत सारे फीचर्स हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। ठीक है प्रियंका जी, बिल्कुल आप तैयारी कीजिए, हम पूरा आपका ध्यान रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हमारे साथ बने रहने के लिए बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आ जाते हैं हमारे पहले प्रश्न से पहले मैं आप लोगों को वही इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी हमारे शंखनाद की। ठीक है, शंखनाद क्या है? तो बिहार एग्जाम के लिए हम लोगों ने एक महा मैराथन का आयोजन किया है, जो कि आपकी 2 दिसंबर से सुबह 6 बजे से आरंभ होने वाली है। आपकी हर एक एग्जाम की तैयारी होगी, टीजीटी, पीजीटी, आपका 6 to 8। ठीक है, साथ ही साथ आपके हर एक विषय की तैयारी होगी, और जो हिंदी की क्लास है वो होगी हमारी 12 से 3। ठीक है, चलिए तो आरंभ कर देते हैं हमारी क्लास। चलिए तो हमारा पहला प्रश्न पूछा गया हमसे, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? ठीक है, हम सभी जानते हैं कि ये जितने भी लेखक हुए हैं इन सभी ने हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम चर्चा करें तो यहां से हम जानेंगे कि हमारे जो कवि हैं, ठीक है, शिव सिंह सेंगर, इन्होंने सर्वप्रथम हिंदी भाषा का इतिहास हिंदी भाषा में ही लिखा था। ठीक है, लेखक गार्शा दा ताशी ने इसको फ्रेंच भाषा में लिखा था, और रामचंद्र शुक्ल का शीर्षक था हिंदी शब्द सागर की भूमिका। अब मिश्र बंधु विनोद, जो कि गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी नाम से प्रचलित है। ठीक है, मिश्र बंधु जो है उनका उपनाम है, और उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया था। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा मिश्र बंधु विनोद। जैसे आप लोग यहाँ पर निडर होके उत्तर देते हैं, वैसे ही आपको निडर होके परीक्षा में भी उत्तर देना है। ठीक है, ये क्लास 9 10th के लिए भी है और 6 to 8 सबके लिए ये क्लास। चलिए, इतिहास के ग्रंथ लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, गार्शा दा तासी। बताइए, हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? बताइए। अंजलि जी, ये क्लास हिंदी साहित्य की ही क्लास हो रही है। ये जो क्लास है ये हिंदी साहित्य की ही क्लास है। तो सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास फ्रेंच भाषा के लेखक गार्शा दा ताशी के द्वारा लिखा गया था, फ्रेंच भाषा में।
ठीक है, विकल्प यहाँ पर बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद लिखा था शिव सिंह सेंगर ने, उसके बाद लिखा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने, फिर लिखा था रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, मिश्र बंधु विनोद ने, गणपति चंद्र को, बहुत सारे लेखकों ने, विद्वानों ने हिंदी भाषा का इतिहास पे अपनी रचना लिखी हुई, ग्रंथ लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो क्वेश्चन है, इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है, बीशल देव राशों के संबंध में यह किसकी रचना है? हम सभी जानते हैं बीशल देव राशो। चलिए, बीशल देव राशो के लेखक कौन है ये बताना है आप लोगों को। बीशल देव राशो, ये प्रश्न आप लोग पहले पूछ चुके हैं, बताइए जल्दी से बताना है। अंजलि कुमारी, पीजीटी का पेपर 16 तारीख को है, 1 तारीख से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है। रंजू कुमारी, तो यही तो आपका टैलेंट है, यही तो हमें पहचानना है कि हमें प्रश्न का जो उत्तर हो वो एग्जैक्ट याद हो, ठीक है। तो बीशल देव राशो के लेखक पूछा गया है आपसे, बीशल देव राशो के लेखक कौन है? बीशल देव राशो के लेखक कौन है? वेरी गुड। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं सारंगधर जगनिक और नरपति नाल में, तो यहाँ पर सही जवाब है बीशल देव राशो के लेखक है नरपति नाल। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना था कि इस ग्रंथ में केवल और केवल श्रृंगार रस ही है और वीर रस का केवल आभास है। अब चूंकि ये रचना है आदिकाल की और आदिकाल की कविताओं में वीर रस देखने को मिलता था और रीतिकाल की कविताओं में श्रृंगार रस देखने को मिलता था, तो इसीलिए जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने इस पर टिप्पणी की हुई है। तो यहाँ पर विकल्प ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा सभी अभ्यर्थी। तो अगला प्रश्न है हमारा, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन जो है किस तरह का ग्रंथ है, बताइए। हाँ जी देवाशीष जी, या, रा, ला, वा, ये चारों जो है वो अंतःस्थ व्यंजन है, ठीक है। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो जो सिद्ध हेमचंद्र है वो लेखक हेमचंद्र के द्वारा रचित है, ठीक है। यहाँ पर ये जो रचना है ये लेखक हेमचंद्र के द्वारा रचित है। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो जो शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है, तो ये एक व्याकरण संबंधी ग्रंथ है जिसमें व्याकरण के सभी नियमों का उल्लेख हुआ है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन आलवार महिला संत हैं? अब हम बात करेंगे आलवार कौन होते हैं, ठीक है। तो हमने हिंदी में पढ़े हैं कि 2 प्रकार के भक्त होते हैं, पहला होता है आलवार, ठीक है, आलवार, दूसरा होता है नैनार। तो जो आलवार होते हैं वो विष्णु के उपासक होते हैं और जो नैनार होते हैं वो शिव के उपासक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले जो आलवार महिला संत हैं वो हैं आंडाल। यहाँ पर विकल्प ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित यहाँ पर जो कवि हैं हमें उनका सही क्रम बताना है। अब आपको इन सभी के जन्म काल याद हो, ठीक है। गुरु नानक कबीर, दादू दयाल मलुकदास कबीर, गुरु नानक मलुकदास। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो कबीर दास जी आए हुए थे, ठीक है, कबीर दास जो कि रामानंद के शिष्य हुआ करते थे। कबीरदास के शिष्य कौन थे? कबीरदास के शिष्य थे धर्मदास, ठीक है। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा आपका, सबसे पहले कबीरदास थे, ठीक है। सबसे पहले यहां पर लेखकों की बात करें तो कबीरदास जी आए हुए थे
98 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। फिर इसके बाद गुरु नानक देव आए थे, 1469 में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद आपके आए थे 1544 में दादू दयाल। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। और इसके बाद मलुक दास थे 1574 ईस्वी में। ठीक है, तो विकल्प यहाँ पर सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। पहले कबीर दास, फिर गुरु नानक, फिर दादू दयाल, फिर मलुक दास। तो विकल्प सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कबीर दास जी थे 1398 के, गुरु नानक 1469, दादू दयाल 1544 ईस्वी और मलुक दास जी जो थे 1574 ईस्वी के थे। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका सभी अभ्यर्थी। अनिता, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। ठीक है, चलिए तो अब यहां से हम आ जाएंगे अपने अगले प्रश्न पर। चलिए ध्यान दीजिए, हमारा अगला प्रश्न पूछा गया है, मुसलमान अनुयायी कबीर दास को किनका शिष्य मानते? तो हम सभी जानते हैं कि कबीर दास को रामानंद का शिष्य माना गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है जो थोड़ा सा घुमा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा घुमा दिया गया है। पूछ लिया गया है कि जो देखो हम सभी जानते हैं ऐसी कुछ मान्यताएं हैं, कुछ किंवदंतियां हैं। ठीक है, कि यहाँ पर ये जो कबीर दास जी थे, इनका जन्म हुआ था एक इस्लाम परिवार में, मुसलमान परिवार में, और इनका जो परवरिश हुई वो एक हिंदू परिवार में हुई। ठीक है, तो यहाँ से ही मुसलमान अनुयायी भी इनको मानते थे और हिंदू धर्म के अनुयायी भी इनको मानते थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, मुसलमान अनुयायी कबीर को किसका शिष्य? तो ये उनको शेख तकी का शिष्य मानते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो विकल्प सी है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखो हम सभी जानते हैं कि कबीर दास की जो भाषा थी वो सधुक्कड़ी भाषा थी। अब सधुक्कड़ी भाषा का मतलब क्या है? ये प्रश्न आप लोग शायद पहली बार देख रहे होंगे मेरी क्लास में। तो मैंने कई बार पढ़ाया है कि ये जो हो जाएगा वो था हमारा कबीर दास ने सधुक्कड़ी भाषा। तो सधुक्कड़ी भाषा क्या थी? तो वो थी राजस्थानी पंजाबी मिक्स जो खड़ी बोली है, उसको लेखक ने रामचंद्र शुक्ल ने सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? सधुक्कड़ी भाषा का अभिप्राय है राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। तो यहाँ पर विकल्प जो सी होगा वो सही जवाब हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए एक सेकेंड। हाँ जी, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, जेही पंखी के नियर होई कहे विरई के बात, सोई पंखी जाए जरी तरवर होई निपात। इसका जो पंक्तियां है वो किसकी पंक्तियां हैं? मंझन, कुतुबन या फिर जायसी। तो मंझन की अगर रचना की बात करें तो वो हो जाएगी आपकी मधुमालती। बहुत बार पढ़ा है इनका। ठीक है, बहुत बार यहां पे इनका पढ़ा है। जैसे ही पक्षी से हम अपनी विरह की बातों को कहते हैं, वैसे ही जो पक्षी है वो उड़ जाता है। ये पंक्तियां जो हैं वो जायसी के रचना से ली गई हैं। मंझन की रचना है मधुमालती। ठीक है, कुतुबन की रचना है मृगावती और जायसी की रचना है पद्मावत या फिर आखिरी कलाम। बहुत सारी रचनाएं हैं, अखरावट, पद्मावत। वेरी गुड। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा गया है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। बहुत आसान सा प्रश्न है, सबको पता ही होगा कि जो हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगर नहीं पता है तो याद रखो, देवनागरी लिपि जो होती है वो अक्षरात्मक होती है, अक्षरात्मक होती है। लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने के चिन्ह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाभा दास कृत अष्टयाम पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन किया गया है? हमने कल ही पढ़ा था नाभा दास की रचना भक्तमाल। ठीक है, भक्तमाल। अब यहाँ उनकी जो रचना है अष्टछाप में है, उसमें किसकी दिनचर्या का वर्णन है? कृष्ण की, राम की या फिर विष्णु की? बताइए, कृष्ण की, राम की या विष्णु की? तो यहाँ पर सही जवाब होगा राम। नाभा दास जो थे वो राम भक्ति धारा के कवि हुआ करते थे। विकल्प बी हमारा सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो कि नंददास की नहीं है? रूप मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, कवि प्रिया? बताइए। बहुत आसान सा प्रश्न है, कई बार हम विकल्पों की अनदेखी करने के चक्कर में गलत उत्तर देते हैं। तो प्रश्न ध्यान से पढ़ो, विकल्प ध्यान से पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नंददास की कृति नहीं है? बताइए। देखिए, तो कल ही हमने पढ़ा था कि जो कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका जो है ये केशव दास की कृतियां हैं। ये कृतियां किसकी है? यह केशव दास की है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। तो अगला प्रश्न है, बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य है जो कि शुद्ध है। ध्यान से प्रश्न पढ़ना। बहुवचन, चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऐसे प्रश्न भी आएंगे आपकी परीक्षा में, साहित्य के साथ साथ ग्रामर भी आती है। इसका जवाब सभी को सही देना है। बहुत आसान सा प्रश्न है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य जो शुद्ध है, तो चिड़िया शब्द का बहुवचन होता है चिड़िया, केवल अनुनासिक का प्रयोग हो जाता है। तो विकल्प जो बी है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। और लगभग हर एक विद्यार्थी ने सही जवाब दिया हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। बहुविध चे बनाए के हरि रच्यो क्रीड़ा राश, जेहि न इच्छा झूलवे की ऐसी बुद्धि के ही पास। उपर्युक्त पंक्तियां किसकी है? कबीर की, सूर की या तुलसी की? बताइए। 14वां प्रश्न क्या होगा इसका सही जवाब? एग्जाम जो है वो आपका ऑफलाइन एग्जाम है। ठीक है, आपको कम से कम 80 नंबर से ऊपर आने चाहिए। ठीक है, तो ये बहुविध चे बनाए, ये जो रचना है ये हमारे निर्गुण भक्ति धारा के कवि कबीरदास की रचनाएं हैं, कबीरदास की पंक्तियां हैं। बहुविध चे बनाई के हरे रचे क्रीड़ा रास, जेहि न इच्छा झूलवे की ऐसी बुद्धि किसके पास? तो ये जो पंक्तियां हैं यह कबीरदास के द्वारा रचित हैं। ठीक है, विकल्प ए इज द राइट आंसर। सब लोग सूरदास पे क्यों टिक कर रहे हो? सही जवाब है इसका कबीरदास। विकल्प ए सही होगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी रचना है जो मीराबाई की नहीं है?
गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, विज्ञानम गीता, या इनमें से कोई नहीं? फ्लास्क कौन सी कंपनी का है? मिल्टन का है शायद ये, नहीं डबलिन का है ये, डबलिन का। वेरी गुड दिनकर जी। क्वेश्चन है मीराबाई की काव्य कृति कौन सी नहीं है? तो कल ही हमने पढ़ा कि जो विज्ञान गीता है वो केशवदास की कृति है। जो विज्ञान गीता जो कृति है वो केशवदास की कृति है। विकल्प शेष हमारे सही जवाब हो जाएंगे। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जन्म काल के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? जन्म काल के हिसाब से बनाना है। अब आप बिहारी, मतीराम, घनानंद, केशवदास। मतीराम, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न, जल्दी से जवाब दीजिए। सेशन को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा अंकों को लाने की, ठीक है? तभी आपका जो है वो सिलेक्शन होगा। सबसे पहले केशवदास है, फिर है बिहारी, फिर है मतीराम, फिर है घनानंद, ठीक है? सबसे पहले है, लेकिन यार बिहारी कवि केशवदास के पहले थे। बिहारी जो कवि थे वो केशवदास के पहले थे। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, थोड़ा सा डाउटफुल है। इसको मैं क्रॉस चेक करके बताऊंगी, ठीक है? थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है क्वेश्चन। अभी इसको कोई नहीं देखेगा, मैं क्रॉस चेक करूंगी पहले इसको, फिर मैराथन में मैं इसको ठीक करवा दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीति काल का वह कौन सा कवि है जो हिंदी साहित्य में अपनी एकमात्र कृति से अमर हो गया? बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? हिंदी साहित्य का ऐसा कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र रचना से अमर हो गया? ठीक है, तो हाँ वही हम कह रहे मिथिलेश जी, बिहारी जी जो है वो पहले है। बिहारी जी जो है वो पहले हैं। मैं उनके प्रॉपर सन चेक करके आऊंगी, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो बिहारी कवि थे वो अपनी एकमात्र रचना बिहारी सतसई, जिसमें कुल 713 पद हुआ करते थे, उस रचना से वो उन्होंने हिंदी साहित्य में गागर में सागर भरने का काम किया अपनी एकमात्र रचना से, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, 8 मास बीते जजमान। 8 मास बीते जजमान, उपर्युक्त पंक्तियों का संबंध किससे है? हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण या बालकृष्ण भट्ट? बताइए बताइए। प्रश्न कैसे भी पूछे जा सकते हैं, प्रश्न बनाना हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है A to Z पढ़ना। क्योंकि कुछ विद्वानों का मानना है कि बिहारी के ही पुत्र है केशवदास, ठीक है? 8 मास बीते जजमान, बताइए। प्रताप नारायण मिश्र। अब यहां पर मैंने कई बार पढ़ाया है आप लोगों को, प्रताप नारायण मिश्र जो थे वो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। बालकृष्ण भट्ट जो थे वो हिंदी प्रदीप के संपादक थे, ठीक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे वो बाला बोधिनी के संपादक, हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा। बाला बोधिनी सही जवाब है।
8 मास मीते जजमान। ठीक है, यहां पर सही जवाब हो जाएगा, ये पंक्तियां है प्रताप नारायण मिश्र, और ये सभी जो है ये भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा लेखक है जो भारतेंदु युग का नहीं है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, श्रीधर पाठक, बताइए। हाँ जी, 8 माह बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। यहां पर अगर हम देखेंगे तो निम्न में से कौन सा लेखक है जो भारतेंदु काल का है? अभी हमने पढ़ा, यहाँ पर जो श्रीधर पाठक है वो द्विवेदी युग के कवि हैं। श्रीधर पाठक जो है वो द्विवेदी युग के कवि हैं। बाकी प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, और जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण, ये सभी जो हैं वो भारतेंदु युग के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा के सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। ये जो कथन है ये किसका है? शुक्ल, नगेंद्र, हजारी प्रसाद या बच्चन से? बताइए। एकांतवासी योगी उनकी रचना का नाम है। हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। ठीक है, दिशु सिंह, याद रखिए आप सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन कौन है? ठीक है, एक से अधिक अगर आ गया तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। यह जवाब है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सभी पर टिप्पणियां की हुई हैं। विकल्प ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी रचना है जो जगन्नाथ दास रत्नाकर की नहीं है? भारतेंदु युग के एकमात्र ऐसे कवि जो जब सभी कवि खड़ी बोली में अपनी रचनाएं लिख रहे थे, जब जगन्नाथ दास रत्नाकर ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं लिखते थे। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा गंगा अवतरण, जो कि यूपी बोर्ड की कक्षा 12वीं की पुस्तक में है। गंगा अवतरण जिसमें उन्हें बताया है कि किस प्रकार से जो गंगा है वो धरती पर अवतरित होती हैं। गंगा का वेग चूंकि बहुत ज्यादा होता है तो किस प्रकार से सभी परेशान होते हैं कि अगर गंगा पृथ्वी पर आती है तो पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। और तब शिव से सबने आग्रह किया तो शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दिया और फिर जो गंगा का वेग था फिर धीरे धीरे कम हुआ। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर भ्रमर दूत के लेखक कौन है? सबको पता है, भ्रमर गीत के लेखक है सूरदास। तो यहाँ पर विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। वेरी गुड एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, हाँ वो भ्रमर गीत था और भ्रमर दूत जो है वो सत्यनारायण का। ठीक है, भ्रमर गीत और भ्रमर दूत, जैसे मैं कंफ्यूज हुई वैसे आपको नहीं होना है। वो भ्रमर दूत अलग है, भ्रमर गीत अलग है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन है, प्राण त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, ये कविताएं किसके द्वारा रचित है? ये पंक्ति तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन, राम नरेश त्रिपाठी, माखन लाल चतुर्वेदी। बताइए।
बाल कृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं कुमकुम, क्वासी, रश्मि रेखा, राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं पथिक, स्वप्न, माखन लाल चतुर्वेदी की रचनाएं हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी। और ये जो रचनाएं हैं ये राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। छायावाद के समकालीन एक और धारा चलती थी, राष्ट्रवादी विचारधारा, राष्ट्रीय सांस्कृतिक विचारधारा, जिसके प्रमुख लेखक हुआ करते थे राम नरेश त्रिपाठी, माखन लाल चतुर्वेदी, जिनको एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी है, प्रतिक्रिया प्रदर्शन करने वाले अथवा मध्य में झूमने वाले कवि नहीं। मैथिली शरण गुप्त के संबंध में यह कथन किसका है, बताइए क्या होगा सही जवाब। कंचन लता 30 नंबर वाली हिंदी की क्लास नहीं है, ये 80 नंबर वाली हिंदी की क्लास है। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं है। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। रामचंद्र शुक्ल, तो यहां पर भी जो विकल्प सी होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाएंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण है। रश्मि रथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र। तो मैंने कई बार अपनी क्लास में बताया है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना रश्मि रथी, जिसमें युद्ध के संवाद वर्णित हैं, महाभारत के पात्रों के मध्य जो युद्ध हुआ था उसके संवाद हैं। ठीक है, और इसके कथा के नायक हैं कर्ण। कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता है। ठीक है, विकल्प यहां पर ए जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। कर्ण जो है वो रश्मि रथी के मुख्य पात्र है, रश्मि रथी के कथानायक है। विकल्प ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य आध्यात्मिक छाया का मान मेरे विचार में छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है। डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नामवर सिंह, बताइए। अंकिता राज 6 to 8 का हिंदी का बुक, ठीक है, ठीक है, 11 बजे वाली क्लास में आइए तब करवा देंगे। तो मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य आध्यात्मिक छाया का विचार ही छायावाद है। यह कथन है नंद दुलारे वाजपेयी का। ठीक है, यह कथन है नंद दुलारे वाजपेयी का और विकल्प जो बी होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। तो क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित काव्य है तितली, कंकाल, झरना, इनमें से कोई नहीं, बताइए। जयशंकर प्रसाद कामायनी के नाम से ये बहुत जाने जाते हैं। इन्होंने नाटक भी लिखे, उपन्यास भी लिखे, कविताएं भी लिखी हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत आसान सा प्रश्न है। तितली और कंकाल इन्हीं के ही उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद के उपन्यास है तितली और कंकाल, लेकिन झरना इनकी कविता है। हमसे काव्य पूछा गया। तितली और कंकाल इनके द्वारा रचित उपन्यास है और झरना जो है वो कविता है। ठीक है, एक से अधिक नहीं होगा। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य कविता पूछी गई है। आपको पता होना चाहिए जो शीर्षक है वो कविता है, कहानी है, जीवनी है, क्या है। तो यहाँ पर झरना, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
काम आध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस में उठाई गई? काम आध्यात्म बताइए। संशय की रात पूछा जा चुका है, नरेश मेहता जिसके लेखक हैं। संशय की रात के लेखक कौन है? तो ये लेखक है नरेश मेहता। आत्मजयी के लेखक कौन है? कुंवर नारायण। ठीक है, कुंवर नारायण है इसके लेखक। और उर्वशी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और अगर हम यहाँ से काम आध्यात्म की बात करें तो वो जो है वो उर्वशी में वर्णन है। राजा पुरुरवा और स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी के मध्य संवाद को दर्शाया गया है। विकल्प सी यहाँ पर सही जवाब। संशय की रात जो है वो नरेश मेहता की रचना है। आत्मजयी जो है वो कुंवर नारायण की रचना है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्म कारक की विभक्ति क्या है? उर्वशी जो है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक चंपू काव्य है। ठीक है, कर्म कारक की विभक्ति है को। सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना है जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है? बताइए, निम्न में से कौन सी रचना है जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। पागल कुत्तों का मसीहा, काठ की घंटियां, एक शहर की मौत। बताइए, सभी को जवाब देना है। सेशन को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। वही तो, अगर उर्वशी की बात है तो केवल और केवल दिनकर ही नजर आएंगे। उर्वशी की बात है तो केवल और केवल दिनकर ही नजर आएंगे। यहां से पागल कुत्तों की मसीहा और काठ की हंडियां, ये दोनों ही सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ही रचनाएं हैं। और एक शहर दी मौत ये अमृता प्रीतम की रचना है। यहां पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प। घंटियां सक्सेना की रचना है, पागल कुत्तों का मसीहा ये भी सक्सेना है। ठीक है, क्लियर? रितेश जी, पीजीटी के लिए भी पढ़िए, आप साहित्य ही पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, स्क्रीन द शॉट सभी अभ्यर्थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए। अब ध्यान से आपको चुनना है। सन्नाटा भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, कल सुनना मुझे धूमिल की रचना है, उतना वह सूरज विष्णु प्रभाकर, सात गीत वर्ष धर्मवीर भारती। बताइए। ये मैंने पढ़ाया हुआ है। उतना वह सूरज के लिए लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बताइए, याद आ रहा है अभिषेक, दिव्या? वेरी गुड सतीश कुमार, वेरी गुड। तो उतना वह सूरज जो है वो लेखक भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। भारत भूषण अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विकल्प सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। वेल डन। चलिए अब वैसे ही अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है वो कितने अंकों में लिखा गया है? ध्रुव स्वामिनी, साइड हो जाए, साइड हो गए। भरत भूषण नहीं है वो, भारत भूषण है। ध्रुव स्वामिनी नाटक
जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, जो कि 3 खंडों में लिखा गया है। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर सही जवाब है, ध्रुव स्वामिनी नाटक, जिसमें स्त्री समस्या को उजागर किया गया है। लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक जो है वो रंगमंच के अनुकूल। यह कथन किनका है? शुक्ल, भारतेंदु या जयशंकर प्रसाद? रंगमंच नाटक के ऐसे कौन से लेखक हैं जिन्होंने रंगमंच के बिना ही नाटकों की कल्पना की हुई है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे कौन से लेखक हैं जिन्होंने रंगमंच के बिना ही नाटक की कल्पना की हुई है? मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को ये। वेरी गुड। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा हमारा जयशंकर प्रसाद, जिन्होंने रंगमंच के बिना ही नाटक की रचना, नाटक की कल्पना की हुई है। तो विकल्प जो सी होगा यहां पर सही जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। हरिश्चंद्र नहीं होगा, जयशंकर प्रसाद होगा, विकल्प सी होगा यहां पर। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है, निपुणिका जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की किस रचना की पात्र है? बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा। तो ये तीनों रचनाएं जो हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। निपुणिका बाण भट्ट, ये जो है वो बाण भट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं। ठीक है, तो यहां पर विकल्प ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। बाण भट्ट की आत्मकथा के पात्र है निपुणिका। क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से असंगत आपको बताना है। रंगभूमि, मुंशी प्रेमचंद्र, बूंद और समुद्र, अमृतलाल नागर, तितली वृंदावन लाल वर्मा, टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा। बताइए। सभी अभ्यर्थी जवाब देंगे और मेरी तरफ से एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। नर्वस नहीं होना है, नर्वस होना जायज है, लेकिन अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल करनी भी हमारे ही हाथ में है। अकर्मण्यता संशय पैदा करती है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो आपके मन में संशय होगा, लेकिन अगर कर्म करेंगे तो कभी संशय नहीं होगा। ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा हुआ है कि तितली जो है वो तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। वृंदावन लाल वर्मा की रचना कौन सी है? झांसी की रानी नामक उपन्यास जो है वो वृंदावन लाल वर्मा का है। मृगनयनी नामक जो उपन्यास है वो है आपका वृंदावन लाल वर्मा का। ठीक है, तो यहां पर भी विकल्प जो सी होगा वो हमारा सही जवाब है। लास्ट क्लास नहीं है आज, लास्ट नहीं है। ठीक है, अभी तो हम मिलेंगे 12 से 3 आपकी 2 दिसंबर की मैराथन में। 2 दिसंबर को मैराथन है 12 से 3 सैटरडे। ठीक है, चलिए मैं भी साथ चलूंगी, आप मान के चलो ना कि मैं आप लोगों के साथ हूं। चलिए, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? 11 वर्ष का समय, जल्दी से। 11 वर्ष का समय, मुंशी प्रेमचंद्र, नलिन विलोचन शर्मा, रामचंद्र शुक्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रियंका कुमारी, इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए। ठीक है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नलिन विलोचन शर्मा आप लोगों की ही पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 में लिखा है विष के दांत। ये रचना नलिन विलोचन शर्मा की रचना है आपकी ही बुक पर। ठीक है, और यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जो है उनकी रचना है 11 वर्ष का समय। विकल्प सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। और इसी के साथ हम हमारी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। ठीक है,
उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि कहाँ आपको डाउट है। और यहाँ पर सब लोगों से मेरा निवेदन है कि क्लास के बाद भी एक बार रिकॉर्डेड देख लिया करो, एक बार लॉजिक लगा लिया करो। अगर रिकॉर्डेड देखेंगे तो हमेशा याद रहेगा। दोहराना जरूरी होता है, कोई चीज एक बार में याद नहीं होती है, हमें कम से कम 2 से 3 बार उसको पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक बार पढ़ने से सब भूल जाते हैं, कितना ही बड़ा बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन जब तक हम उसको 2, 3, 4 बार नहीं पढ़ते हैं तब तक सिलेक्शन नहीं। हमारा एंड ऑफ द एंड हमारा मोटिव क्या है? सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के लिए हम एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी ना। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे अब हमारी कल की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। प्रियंका कुमारी का कहना है छंद पढ़ा दीजिए। ठीक है, तो मैं 11 बजे वाली क्लास में बहुत ही जल्दी छंद का क्लास करा दूंगी। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।